नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही हम शुरुआत आज उस खबर के साथ कर रहे हैं जो एक ऐसे राज्य से आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री का नाम ममता से जुड़ा हुआ है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उन्हीं के राज्य में आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे एक बार फिर से पूरा देश शर्मसार है। कोलकाता से आई है ये दिल दहला देने वाली घटना। आर्जिकर मामले को अभी आप भूले नहीं होंगे, उसके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। ये घाव अभी भरे नहीं कि एक और घाव देश को दिया गया, देश की बेटी को दिया गया, जिसने बंगाल के कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा किया है। दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून की रात एक महिला छात्रा के साथ कॉलेज परिसर के भीतर ही गार्ड रूम में गैंग रेप हुआ। और अब इस केस में राजनीतिक साजिश और सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ाव के आरोप भी सामने आ रहे हैं। एफआईआर के अनुसार कैंपस के एक रूम में गैंग रेप बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 8:50 के बीच किया जाता है। पीड़ित की शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले कॉलेज में उसे रुकने के लिए कहा, इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के कमरे में ले गए जहां आरोपियों ने रात 10 बजे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस सूत्र के अनुसार पीड़ित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सामूहिक दुष्कर्म के दौरान रिकॉर्डिंग भी की गई और बाद में पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी से इस घटना के बारे में बात की तो वो वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। चारों आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार 2 आरोपी मोनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को 26 जून को शाम सिद्धार्थ शंकर राय शिशु उद्यान के पास से पकड़ा गया। दोनों के मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए। तीसरे आरोपी प्रमित मुखर्जी को 27 जून की रात 12:30 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। चौथा आरोपी शुक्रवार यानी आज पकड़ा गया। कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर नयन चैटर्जी ने बताया कि मुख्य आरोपी कॉलेज का ही पूर्व छात्र है और पेशे से वकील है। उसे संस्थान की गवर्निंग बॉडी ने अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर ममता सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ इस जघन्य कांड को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर को 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश भी दे चुकी हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि पीड़िता को मेडिकल, मानसिक और कानूनी सहायता दी जाए और आईपीसी की धारा 396 के तहत मुआवजा प्रदान किया जाए। लेकिन असली सवाल कुछ और है। असली सवाल यह है कि क्या इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा दबाव अपराधियों को संरक्षण दे रहा है? क्या सत्तारूढ़ पार्टी की छाया अपराधियों को बचा रही है? दरअसल भाजपा नेता अमित मालविया ने यह दावा किया है कि मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, यानी ममता सरकार से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि राज्य सरकार पूरे मामले में ढीली कार्रवाई कर रही है। और ममता बनर्जी की सरकार, वहां की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, उसे और गहराई से समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आइए तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब आप देखिए फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर है। इसमें आप इस मामले के मुख्य आरोपी को टीएमसी के मुख्य नेताओं के साथ देख सकते हैं।
और इन तस्वीरों ने ये उजागर कर दिया है कि बंगाल के बलात्कारी को ममता सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। शायद यही वजह है कि ममता मौन है। आरोपी पर कार्रवाई में ढिलाई भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आजकल मेडिकल कॉलेज रेप कांड के बाद कोलकाता जैसे संवेदनशील शहर में कॉलेज कैंपस के भीतर छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की यह घटना बंगाल की गिरती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की भयावह तस्वीर पेश करती है। ममता सरकार के दावे और कठोर कानून की बातों पर अब खोखली लगने लगी है और सवाल यह है कि क्या यह वही बंगाल है जिसे मां, माटी, मानुस का नारा देकर सुरक्षित बताने का प्रयास किया जाता है। जब राज्य के शिक्षा संस्थानों में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोचिए कि यहां पर आम महिला, आम नागरिकों का क्या हाल होता होगा। एक तरफ एनसीडब्ल्यू रिपोर्ट मांग रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठी है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या सत्ताधारी दल से आरोपी का संबंध होने पर प्रशासन आंख मूंद लेगा? क्या ममता सरकार आरोपियों को बचाने में लगी हुई है? और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बंगाल में क्या महिलाएं, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या ममता बनर्जी को अपने नाम के अभिप्राय को चरितार्थ नहीं करना चाहिए? क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के बारे में सोचती हैं, समझती हैं, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण पर काम करती हैं। लेकिन इस मामले में ममता की चुप्पी अपने आप बहुत सारे सवाल खड़ी करती है और इन्हीं सवालों का अब आने वाले समय में जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। जब सवालों की बात हो तो आज सवाल केरल सरकार से भी पूछना चाहिए कि केरल सरकार यानी पिनराई विजयन सरकार के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारत माता की तस्वीर के क्या अभिप्राय है। क्योंकि भारत माता की तस्वीर से ही केरल सरकार को आपत्ति हो गई है, विरोधी बन बैठे हैं भारत माता की तस्वीर की। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत माता की तस्वीर लगाना जुर्म है, गुनाह है? क्या केरल की वामपंथी सरकार को भारत माता की तस्वीर से परहेज है? यह बात आज ऐसी इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि केरल से एक खबर आती है। यहां पर भारत माता, जो कि देश के करोड़ों भारतवासियों की 140 करोड़ आबादी वाले इस देश की आत्मा में बसती हैं, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की सबसे बड़ी प्रतीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर अपने देश को मां का दर्जा दिया गया हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने देश को मां का दर्जा दिया है। क्योंकि हमारी भावना, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा तप, हमारा त्याग, हमारा सर्वस्व हमारी मां से जुड़ा होता है और इसीलिए हम भारत को माता कहते हैं। लेकिन भारत माता की यही तस्वीर पिनराई विजयन सरकार को अखर रही है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भारत माता की तस्वीर लगी थी, लेकिन देखिए यहां पर भी पिनराई विजयन सरकार यानी वामपंथी सरकार और कांग्रेसियों के साथ तमाम विपक्षियों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह आरएसएस से जुड़ी हुई तस्वीर है, बीजेपी अपना एजेंडा यहां सेट करना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत माता की तस्वीर में एजेंडा कैसा? भारत माता तो देश की आत्मा में बसता है और जिस सेक्युलरिज्म की बात लगातार कही जाती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो क्या उस सेक्युलरिज्म में भारत मां का दर्जा नहीं आता है? क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत माता का अपमान नहीं हो रहा है? यह सवाल आज पूछा जाएगा क्योंकि केरल के राजभवन में जो तस्वीर लगी वामपंथी सरकार को इतनी खटक गई कि मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हटाइए ये तस्वीर, ये संघ की विचारधारा है। भारत माता की या संपूर्ण भारत की ये जो छवि है, ये जो आत्मा है, क्या पिनराई विजयन ने उसका अपमान नहीं किया? सवाल बड़ा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट।
भारत माता की तस्वीर हटाओ। जी हां, ये कोई पाकिस्तान नहीं, ये केरल है, भारत का ही एक राज्य। लेकिन वहां की सरकार ने भारत माता को ही निशाने पर ले लिया। राजभवन में भारत माता की तस्वीर लगाई तो पिनराई विजयन सरकार आग बबूला हो गई। ये वही केरल है जहां वामपंथी सत्ता अब खुलेआम भारत माता के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए है। दरअसल केरल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री अब खुद राज्यपाल को पत्र लिखेंगे और कहेंगे भारत माता की तस्वीर हटाइए, क्योंकि संघ की विचारधारा है ये। मतलब भारत माता अब अपराध बन चुकी है। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के राजभवन में भारत माता की तस्वीर लगाई गई थी, जिस पर ये वामपंथी सरकार कहती है कि ये असंवैधानिक है। मतलब तिरंगा चलेगा, अशोक स्तंभ भी चलेगा, लेकिन भारत माता नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या संविधान में कहीं लिखा है कि भारत माता की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती? अब ये पहली बार नहीं है। इन्हीं वामपंथियों ने वंदे मातरम का विरोध किया, राष्ट्रगान से संघर्ष किया और अब इनका अगला टारगेट है भारत माता, क्योंकि इन्हें डर है जिस दिन भारत माता की जय बुलंद होगी, इनका पूरा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि भारत माता की जय बोलने में जिनकी जुबान जलती है, उन्हें भारत की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। और भारत माता सिर्फ और सिर्फ कोई तस्वीर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा है। और आज इसलिए रणक्षेत्र का सवाल है कि क्या सरकारी पदों पर हर राष्ट्रीय प्रतीक की ही अनुमति हो, या भारत माता चित्र का विरोध करके सरकार संविधान को तोड़ना चाह रही है। क्या एक विच्छेदवादी तंत्र किसी भी राष्ट्रीय पहचान पर सवाल उठा सकता है? और क्या देशभक्त जागेंगे और भारत माता की तस्वीर को दबाया जाना सामान्य बना दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से भारत माता की जय से परहेज है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्युलरिज्म का आधार बनाया जा रहा है, स्यूडो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन सवाल यही है कि ये शब्द क्या देश के लिए, देशवासियों के लिए, राष्ट्रवाद के लिए रोग बन गया है? क्या इमरजेंसी में घुसाए गए इस शब्द ने आज भी संविधान की गरिमा को चोट पहुंचाने का काम किया है? क्या इस शब्द ने लगातार भारत और भारत की अस्मिता पर प्रहार किया है? क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद वो जहर है जो इंदिरा गांधी की तानाशाही ने हमारे संविधान की आत्मा में जबरन इंजेक्ट किया था? आज सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल कोई सड़क छाप नहीं पूछ रहा, बल्कि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी पूछ रहे हैं कि इन थोपे गए शब्दों पर बहस क्यों नहीं हो सकती? क्या आपातकाल में संविधान के साथ वैचारिक बलात्कार नहीं हुआ था? क्या तानाशाही के दौर में जोड़े गए ये दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट आज भी हिंदू सभ्यता को कमजोर करने का औजार बने हुए हैं? 26 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या हुई थी और 1976 में संविधान की आत्मा पर प्रहार कर दिया गया। बिना जनमत, बिना बहस, बिना संसद के सही विचार विमर्श के दो शब्द, सिर्फ दो शब्द संविधान में जबरन इंजेक्ट किए गए। और तब से लेकर अब तक इन शब्दों की आड़ में प्रभु श्री राम को गाली, राष्ट्र को कलंक, भारत माता का अपमान और हिंदुओं को गुनाहगार ही बनाया गया है। तो सवाल यही है कि क्या इस पर मंथन नहीं होना चाहिए? क्या इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए कि जबरन थोपे गए इस शब्द को, जबरन थोपे गए इस स्यूडो सेक्युलरिज्म को संविधान से हटाया जाए? सवाल को ढूंढती हमारी ये रिपोर्ट।
25 जून 1975 वही वो काली तारीख जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के मुंह पर ताला जड़ा और भारत को अपनी जागीर समझते हुए आपातकाल थोप दिया गया। जेलें भर दी गई, जुबानों पर ताले जड़ दिए गए और संविधान से खिलवाड़ की कहानी लिखी गई। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी की गई संविधान की प्रस्तावना के साथ, जब सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्द चुपचाप घुसाए गए, वो भी बिना किसी व्यापक बहस, बिना संसद की आत्मा से पूछे। अब सवाल ये है कि इमरजेंसी की आलोचना तो सब करते हैं, मगर उस दौरान किए गए संविधान संशोधन पर क्यों चुप्पी साध ली जाती है? क्या सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द वाकई में भारत की आत्मा को दर्शाते हैं, या ये इंदिरा गांधी की तानाशाही विरासत की जंजीरें हैं जिन्हें आज तक देश ढो रहा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने इस मुद्दे को सटीक शब्दों में उठाया। उन्होंने कहा, संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। न्यायपालिका और संसद की स्वतंत्रता को कुचलते हुए इमरजेंसी में ये दोनों शब्द जबरदस्ती ठूंसे गए थे। आज सवाल ये उठता है कि अगर संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द मूल रूप से नहीं थे तो क्यों उन्हें बनाए रखना जरूरी है? क्या इन शब्दों ने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत किया है या भ्रम और विभाजन को जन्म दिया है? आपातकाल के काले दिनों में 1 लाख से अधिक लोग बिना किसी कसूर के जेल में ठूसे गए। 250 से ज्यादा पत्रकारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया और करीब 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई। होसबोले जी का साफ कहना रहा कि अगर ये कुकर्म किसी के पूर्वजों ने किए हैं तो उनकी पीढ़ियों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब समय आ गया है कि संसद और समाज मिलकर ये तय करें कि क्या सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द वाकई में आज के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक सोच के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते। भारत एक सनातन राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता आया है। भारत को सेकुलर कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही सर्वधर्म समभाव का प्रतिनिधि रहा है। इसलिए अब वक्त है संविधान से इन शब्दों को हटाने की बहस को न केवल शुरू किया जाए बल्कि उस पर निर्णायक कदम। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो सवाल बड़ा है, क्या जो भारत की आत्मा है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, उसमें क्या ये 2 शब्द फिट होते हैं? जो भारत का मूल रहा है, सनातन का जो हमारा व्यवहार रहा है, जो आधार रहा है, जो नींव रहा है, अगर उसमें सर्वधर्म समभाव है तो फिर इन 2 शब्दों की जरूरत ही क्यों? क्या ये 2 शब्द सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को आधार देने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति और एक खास वर्ग को खास रूप से संतुष्ट करने के लिए है? और अगर ऐसी है तो क्या ये देश की आत्मा पर प्रहार नहीं है? विश्लेषण जरूर। और जनमत में बात अब उस मॉनसून की जो इस बार राहत नहीं आफत लेकर आया है। देश में मॉनसून ने इस बार दस्तक के साथ ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां किसान बारिश की उम्मीदों से जुड़े थे, वहीं दूसरी ओर बादल फटने, सड़कें बहने और पहाड़ दरकने की घटनाओं ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक, हिमाचल से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान तक, हर कोने में या तो बाढ़ है या भूस्खलन या फिर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़ और नासिक में बीते 48 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई है। ठाणे के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर है।
सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने ही हैं। हाहाकार कर रही हैं नदियां। नासिक जिले में गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। रेलवे ट्रैक डूबने से लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। कई जगह 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। एनडीआरएफ की टीमें हालांकि नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। देवदूत बने हुए हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी, लेकिन बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते रूट बंद हो रहे हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में हाईवे का एक हिस्सा टूट चुका है। अभी आपको याद होगा कि कल ही रुद्रप्रयाग में एक बहुत भीषण हादसा हुआ। अलकनंदा नदी के उफान में एक पूरी की पूरी टेम्पो ट्रैवलर बह गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई, 8 को रेस्क्यू किया गया। 10 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है, क्योंकि पानी का आवेग, उसका आवेश अलकनंदा नदी इतनी ज्यादा उफान पर है कि रेस्क्यू टीम को भी परेशानी हो रही है। चुनौतियां उनके सामने हैं। यात्रियों को सुरक्षित शेल्टर में यदा-कदा रोका जा रहा है। हिमाचल के किन्नौर और मंडी जिलों में भी मलबा आने से सड़कें बंद है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल में किस तरह बादल फटा और वहां पर क्या तबाही का मंजर देश ने देखा। पर्यटन और व्यापार इन सभी इलाकों में पूरी तरह से ठप हो चुका है, पूरी तरह से प्रभावित है। देश भर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 75 से ज्यादा टीमें तैनात की जा चुकी हैं। सेना और वायुसेना को भी कुछ इलाकों में तैयार रखा गया है। प्रभावित राज्यों में मुख्यमंत्री स्तर पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कई जगह हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जा रही है, लेकिन हालात अब भी नियंत्रण में नहीं है। हालात गंभीर हैं, क्योंकि आईएमडी ने अगले 3 से 5 दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की है। अगले 3 से 5 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्य भी भारी बारिश से अति बारिश की संभावना यहां व्यक्त की गई है। कई स्थानों पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, यानी प्रकृति कहर बरपा रही है। मॉनसून राहत नहीं, आफत बनकर आया है। जंगलों से लेकर शहरों तक मूसलाधार बारिश है, और इसके लिए काफी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। मानव समाज को सुदर्शन न्यूज हमेशा यह अपील करता है कि प्रकृति, जिसे हम मां कहते हैं, मां, उस मां को क्या हमने वो दर्जा दिया? क्या हम प्रकृति का उपयोग करने के बजाय कहीं उसका उपभोग तो नहीं कर रहे हैं? और यही वजह है कि जब मां नाराज होती है तो ऐसा ही कहर सामने आता है। इसलिए संजीदगी के साथ विकास, विरासत और प्रकृति को समावेशित करना होगा, और तब हम ऐसे किसी भी प्राकृतिक आपदा से मानव जीवन को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। बात सक्षमता की आ रही है, तो इन दिनों भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत ने अपनी सक्षमता, अपनी सशक्त ताकत को दुनिया के सामने रखा है, और यही वजह है कि भारत के साथ हर बड़ा मुल्क, हर बड़ा देश जुड़ने को आतुर है। अगली खबर इसी जुड़ाव से है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक नई हलचल तेज हुई है। अमेरिका के पूर्व और अब फिर से मुख्य राजनीतिक केंद्र में लौटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि जल्द ही भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। यह दावा उन्होंने व्हाइट हाउस में आयोजित बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम के दौरान किया, जहां ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए एक रणनीतिक जीत की तरह पेश किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील भारत के लिए भी उतनी ही लाभकारी होगी, या फिर से यह समझौता एक तरफा अमेरिकी हितों को साधने वाली एक चाल है। ट्रंप ने मंच से चीन के साथ हुई अपनी सफल ट्रेड डील का हवाला देते हुए कहा कि अब बारी भारत की है। उन्होंने बताया कि अमेरिका 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की स्थिति में था, लेकिन भारत जैसे देशों को 90 दिनों की मोहलत दी गई।
ताकि वो अमेरिका की शर्तों के हिसाब से डील फाइनल कर सके। ये वक्त सीमा 8 जुलाई को खत्म हो रही है। अगर इस बीच समझौता नहीं हुआ तो भारत के निर्यात पर अमेरिकी शुल्क 10% से बढ़कर सीधे 26% हो सकता है। यानी भारत के उद्योग, व्यापार और किसानों पर सीधा असर। वहीं भारत की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि वो किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार करने के मूड में नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान काफी स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा समझौता चाहता है जो निष्पक्ष हो, बराबरी पर आधारित हो और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाने वाला हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने नो टैरिफ ऑफर दिया है। जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा, कोई भी डील तभी होगी जब उसमें दोनों देशों को समान लाभ मिले, न कि सिर्फ एक पक्ष की जीत हो। यानी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दरअसल इस तमाम परिस्थिति को समझने के लिए आपको फरवरी 2025 में जाना होगा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच एक अहम मुलाकात हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव रखी गई। उस समय यह तय हुआ था कि दोनों देश एक ऐसा समझौता करेंगे जो उद्योगों, निवेशकों और नागरिकों सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और अब जबकि ट्रंप ने एक बार फिर भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया है, बड़ी ट्रेड डील की घोषणा की है, तो नजरें टिकी हुई हैं 8 जुलाई पर। सवाल यह है कि क्या भारत इस डील को अपनी शर्तों पर फाइनल कर पाएगा या फिर उसे अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। आपको अब हम ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील का वायदा किया है। Trade Representative Jamieson Greer is very busy because, where are you, Jamieson? Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very... तो ट्रंप ने डील की बात तो कही लेकिन शर्तें अपनी रखी। लेकिन ये वो भूल गए हैं कि वो उस देश के सामने शर्त रख रहे हैं जो अपने हिसाब से चलता है, जो अपनी शर्तों पर चलता है, जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना, समान भाव की भावना है। वो केवल स्वार्थ नहीं देखता, निज स्वार्थ नहीं देखता है, वो सर्वस्व देखता है। और यही वजह है कि भारत ने हमेशा से अपना रुख साफ रखा है कि अगर कोई डील होगी तो ऐसी डील होगी जिसमें समानता होगी, बराबरी से दोनों देशों को लाभ होगा, बराबरी से दोनों देशों के नागरिकों को फायदा होगा और बराबरी से दोनों देशों के विकास की परिपाटी तय होगी। यानी भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में ये जो स्टैंड लेने की प्रक्रिया है, ये क्यों मजबूत है? ये इसलिए मजबूत है क्योंकि ये सनातनी राष्ट्र है। ये सनातन को अपनी आत्मा में रखता है। और जब हम सनातन की बात करते हैं तो विश्व भर के सनातनियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। आज से ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक और दिव्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सनातनी परंपराओं और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इस वर्ष रथ यात्रा 148वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, जो 12 दिनों तक चलेगी और 8 जुलाई 2025 को समाप्त होगी।
इस पावन अवसर पर देश भर में उल्लास का माहौल है। पुरी से लेकर कर्णावती तक इस वर्ष की रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा की पुरी में लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 8 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स, बम डिस्पोजल यूनिट, ड्रोन निगरानी और विशेष कमांडो दस्ते शामिल हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया है ताकि दुनिया भर से आए हुए करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कर्णावती जिसे आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, कर्णावती, रांची, मुंबई, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी सहित कई शहरों में स्थानीय प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा और श्रद्धालु सेवाओं की विशेष व्यवस्था की है। अब इस अवसर पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और खासतौर से क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सांसद संबित पात्रा उड़ीसा से संबंध रखते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको जरा उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। देखो, इस बार रथ बड़ा सुचारू रूप से अब तक चला है। देखो, अभी एक भी बजा नहीं, तीनों प्रभु रथ पे आ चुके हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी तीनों और सुदर्शन जी तीनों लोग रथ पे पहुंच चुके हैं। ये एक सौभाग्य होने से ही ऐसा ये स्थिति होती है। सुदर्शन जी भी रथ पे आ चुके हैं। इस बार राज्य सरकार प्रबंधन अच्छा किया है, मौसम भी बहुत अच्छा है। लोगों की सहयोग के कारण, प्रशासन की सुव्यवस्था के कारण इस बार रथ यात्रा बड़े उत्साह के साथ संपूर्ण किया जाएगा। मेरा ये मानना है ये महाप्रभु की ही योजना है, उन्हीं के कारण ये सब संपन्न हो पा रहा है। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूरी धाम में। अनंत कोटि वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। और आज तो यात्रा महत्वपूर्ण है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी है और इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी भव्यता और दिव्यता क्या है आपको बताते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी की ये रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। 3 रथों की इस यात्रा में सबसे आगे बड़े भाई हैं बलराम, दाऊ जी, उनका रथ होता है जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। यह हरे और लाल रंग का होता है। फिर बीच में बहन सुभद्रा का रथ चलता है जिसे दर्पदलन कहा जाता है और इसका रंग दरअसल नीला और लाल होता है। सबसे पीछे चलता है भगवान जगन्नाथ का रथ जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज, जो लाल और पीले रंग में सुसज्जित होता है, जो भगवान जगन्नाथ को अति प्रिय है। पीतांबरी वस्त्रधारी, इसीलिए उन्हें पीतांबरी भी कहा जाता है। पीले रंग में ये सुसज्जित होता है। इन रथों की जो लकड़ियां होती हैं उससे विशेष शास्त्रीय पद्धति द्वारा हर साल नए सिरे से लकड़ियों से इसे बनाया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे अब तक संपूर्ण श्रद्धा और शास्त्र सम्मत नियमों के साथ साथ निभाया भी जा रहा है। पुरी के पंडितों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी बहन सुभद्रा द्वारका के बाहर नहीं जा पाई हैं और नगर दर्शन की इच्छा रखती हैं, तब वो बलराम के साथ रथ में बैठकर उन्हें पूरी नगरी घुमाने ले गए और उसी घटना की स्मृति में हर वर्ष ये रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर लाया जाता है जिससे वो उन भक्तों को भी दर्शन दे सके जिन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिल पाता है। ये हिंदू धर्म की समावेशी भावना और करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आत्मा की यात्रा है। ये सनातन धर्म की वो परंपरा है जो भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर मन, कर्म, भक्ति और सेवा को जोड़ती है। ये वो अवसर है
जब भारतवर्ष एकजुट होकर अपने सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करता है। इस आयोजन के माध्यम से न केवल मंदिर, पंडाल और रथ सुसज्जित होते हैं, बल्कि हर सनातनी भक्त का मन भी भगवान की भक्ति में रंग जाता है। तो भक्ति के रंग में रंग देता है, शक्ति के रंग में रंग देता है ये आयोजन। संभाव की भावना लेकर आता है ये आयोजन। यात्रा नहीं बल्कि भारत की सनातनी परंपरा को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का आयोजन है। और भगवान जगन्नाथ को सभी को धर्म, संयम और सुख का मार्ग क्योंकि भगवान दिखाते हैं, इसी मनोकामना के साथ जनमत के हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते आपके लिए हम एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं आज की पॉजिटिव न्यूज में, जो वीडियो देश के नेतृत्वकर्ता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। उनके वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जय जगन्नाथ। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है। जगन्नाथ है तो जीवन है। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय